नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ धनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में फिर डोली धरती। रोहतक में 3.3 तीव्रता का भूकंप, 8 दिन में चौथा झटका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा। आज सहकार एवं रोजगार उत्सव को करेंगे संबोधित। दादिया गांव में हो रहा है कार्यक्रम। राहुल गांधी ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को दी चेतावनी। कहा, जेल जाने से मोदी शाह भी नहीं बचा पाएंगे। अदालतों में टॉयलेट की कमी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। 20 हाईकोर्ट से आज हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई तक चांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड। बिहार के नालंदा में बाढ़ जैसी स्थिति। हिमाचल में अब तक 106 लोगों की मौत। भारी बारिश से अमरनाथ यात्रा रुकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बता रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज अमरनाथ यात्रा रोकी गई है क्योंकि भारी बारिश हो रही है। इसलिए बालटाल और पहलगाम से यात्रियों की आवाजाही फिलहाल के लिए रोक दी गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में मौसम काफी खराब है और बीते दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। इसी के चलते अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। कई जिलों में अंडरपास बारिश के पानी से भरे हुए हैं। पहाड़ों के दरकने और भूस्खलन होने का खतरा भी बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन यानी 21 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में भारी से ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई है और इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार खराब मौसम के चलते प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां प्रयागराज दौरे पर हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। गाजीपुर से दोपहर 3:45 पर प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसके बाद शाम करीब 7:45 तक सर्किट हाउस पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के दौरे पर है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। गाजीपुर से दोपहर 3:45 पर प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद आपको बता दें शाम करीब 7:45 पर सर्किट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम है। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बकाया वसूली पर विद्युत जेई से मारपीट की गई है। 40,000 रुपए बकाया था बिजली बिल। जेई समेत सभी विद्युत कर्मियों पर डंडों से हमला किया गया। पीड़ित जेई ने कोतवाली में फिलहाल तहरीर दी है। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां खुर्जा उपकेंद्र नंबर 5 पर तैनात हैं जेई। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। टेना गौसपुर गांव में ये घटना हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां टेना गौसपुर गांव में ये घटना हुई। फिलहाल पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बकाया वसूली पर विद्युत जेई से मारपीट की गई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर रायबरेली से है, जहां शराबी पति ने पत्नी पर हमला किया। रुपए न देने पर पत्नी को बेरहमी से पीटा। बीच सड़क पर पत्नी की जमकर पिटाई की है। राहगीरों ने किसी तरह महिला की जान बचाई। आरोपी पति मारपीट के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल घायल पत्नी को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बछरावा थाना क्षेत्र के बड़ी मजार के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हापुड़ से है, जहां ब्रजघाट गंगा में मोटर बोट संचालन पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालु के घायल होने के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। बोट की चपेट में आकर हादसा हुआ था। अब गंगा में मोटर बोट चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। हापुड़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हादसा होने के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। अब गंगा में मोटर बोट चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ब्रजघाट गंगा में मोटर बोट संचालन पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालु के घायल होने के बाद प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और अब गंगा में मोटर बोट चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जहां भारी बारिश के चलते यात्रा स्थगित कर दी गई है। यात्रा आज जम्मू बेस कैंप से आगे नहीं बढ़ेगी। तो खराब मौसम के चलते प्रशासन का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बालटाल रूट पर भूस्खलन हुआ है, 4 श्रद्धालु बहे हैं। तो रेल पटरी के पास हादसा हुआ, 1 श्रद्धालु की मौत हुई है, तो वहीं 3 की तलाश जारी है। सड़क बनाने के लिए पहाड़ खोदने से हादसे हो रहे हैं। दुर्घटना के कारण जम्मू से बालटाल की यात्रा रोकी गई है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुर्घटना के कारण जम्मू से बालटाल की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। रास्ता साफ होने पर अगला जत्था जम्मू से रवाना होगा। भारी बारिश के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शेर सिंह जुड़ चुके हैं। शेर सिंह, इस तरीके से जानकारी मिल रही है, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां हादसों के कारण फिलहाल जो 4 लोग बहे हैं उनमें से 1 की मौत हो गई, 3 की तलाश जारी है। क्या अभी क्या कुछ राहत बचाव कार्य चल रहा है, पूरा अपडेट क्या है आपके पास शेर सिंह? हाँ मैम, ये अभी जो अभी ताज़ा खबर मिली है उसमें क्या है कि तलाश अभियान जारी है। 3 का अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ है। 1 जिसकी मौत हुई है उसकी पुष्टि हो गई है। तो बाकी रही बात, आज यहाँ से यात्रा जम्मू बेस कैंप से यात्रा को रोक दिया गया है और अभी जब तक मौसम विभाग का इंतज़ार है, जब उनकी इजाज़त होगी तो आगे यात्रा भेजी जाएगी। आज तो मौसम खराब होने की वजह से आज माँ वैष्णो देवी की यात्रा में भी रुकावट आई है। वहाँ से भी वैष्णो देवी के प्रशासन से भी सभी को चेतावनी दी गई है कि बड़ा ध्यानपूर्वक यात्रा को चलें, क्योंकि वहाँ भी 2 दिन पहले वहाँ पे भी एक हादसा हुआ था, लेकिन बाल बच गए थे सारे। थोड़ा चुटपुट थोड़ी बहुत लगी थी किसी को, बट अभी यही अभी तक तो यही है। लेकिन लोग थोड़े बाहर से जो आ रहे हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो लेकिन लोगों में उत्साह बिल्कुल बरकरार है, उसमें उत्साह में कोई कमी नहीं है उनके। लेकिन बाकी रही बात अब मौसम विभाग का जैसे इंतजार है, अब मौसम विभाग जैसे ही हरी झंडी देगा तो यात्रा को यहाँ से भेजा जाएगा। फिलहाल जो राहत बचाव का काम चल रहा है उसको पूरा होने में अभी कितना समय लगेगा? उसमें रास्ता बहुत खतरनाक है, वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल होता है। जो पहाड़ी और वो बिल्कुल बहुत गहरी डीप होती है, लेकिन आर्मी और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उनके सहयोग से और वो वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनकी सहायता से ये सारा कार्य चल रहा है। तो क्योंकि जो वहाँ के पहाड़ी लोग होते हैं उनको वहाँ की ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि जो आर्मी वाले वहाँ पे ड्यूटी होते हैं उन लोगों को तो इतना मालूम नहीं होता कि रास्ते में कैसे उतरा जाए। आर्मी के एक्सपर्ट्स तो होते हैं, लेकिन फिर भी जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका जो मतलब नॉलेज उनकी होती है वो शायद इनमें नहीं होती। तो उनके सहयोग से शायद लग रहा है कि जल्द से जल्द इसका हो जाएगा, अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल शेर सिंह, और मौसम विभाग की तरफ से अभी आगे कितने दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? अभी इन्होंने 2-3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया। आज और कल का दिन जो है ये बताया गया कि बारिश का बहुत संभावना है आने की। अभी मॉर्निंग में भी थोड़ा पहाड़ों पे बारिश हो रही थी, लेकिन जम्मू खित्ते में जो एरिया है यहाँ पे मौसम अभी साफ है, अभी फिलहाल साफ है। लेकिन मतलब बादल फिर भी थोड़े थोड़े छा रहे हैं, तो बारिश का कोई मालूम नहीं है। कल भी पूरा दिन होती रही बारिश, बीच बीच में साफ होता था, बीच में हो रही है।
तो शायद अगर मतलब 2 दिन के बाद आज का और कल का दिन देखकर अगर सही रहा, क्योंकि बारिश होने के कारण जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियों में मतलब मलबा जो है वो गिरने की संभावना होती है। उस कारण भी इसको रोका, क्योंकि बहुत सी जगह रास्ते जो हैं पहाड़ी गिर गई हैं, जो कच्ची पहाड़ियां होती हैं, क्योंकि रास्ते नए बनाए जा रहे हैं। जो नए रास्ते बन रहे हैं उससे बिल्कुल। पहाड़ियों को इन्होंने कहा होता है, तो उस वजह से भी जो पहाड़ी हैं अभी बारिश की वजह से वो गिर रही हैं। कहीं ना तो कहीं यही इसलिए एक भी इन्होंने बड़ा उस कारण है इस तरीके के हादसे होने का। शेर सिंह, बहुत यही बड़ा बहुत शुक्रिया कारण है। आपका। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल प्रशासन की तरफ से इन हादसों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारी बारिश के चलते यात्रा स्थगित कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25 जुलाई को भाकियू का आमरण अनशन, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन होगा, किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन होगा। व्यापक स्तर पर जुटेंगे किसान, भाकियू की तरफ से कहा गया है। और साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर ये आंदोलन होने वाला है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्यापक स्तर पर किसान जुटेंगे इस आंदोलन में। तो अनशन में हजारों किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से अहम जानकारी, जहां 25 जुलाई को भाकियू का आमरण अनशन होगा, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन होगा। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन होगा और इसमें बड़ी संख्या में किसानों के एकजुट होने का अनुमान है। इसको लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है, तैयारियां तेज हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन होगा। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां व्यापक स्तर पर इस आंदोलन में किसान जुटेंगे। तो अनशन में हजारों किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हापुड़ से है, जहां स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही सामने आई है। 7 माह की गर्भवती स्टाफ नर्स को 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया गया है। पति के विरोध पर अस्पताल में कहासुनी हुई। रात भर अकेली ड्यूटी पर तैनाती से सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र की राधानगर कॉलोनी में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी खुद नशे की हालत में कृष्णानगर चौकी पहुंचा और कहा कि उससे गलती हो गई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी भूषण वर्मा ने बताया कि आरोपी राहुल राजपूत निवासी फतेहपुर सीकरी कृष्णानगर बाजार में महिलाओं को मेहंदी लगाने का काम करता है। 3 साल पहले उसकी मुलाकात कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करने वाली 22 वर्षीय मोनिका से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ। 2 महीने पहले राहुल ने मोनिका की कॉलोनी में ही एक किराए पर कमरा लिया, जहां दोनों अक्सर मिलते थे, और जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। आज सायं थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कृष्णानगर पुलिस चौकी में रामनगर इलाके में एक मकान में युवती के शव के होने की सूचना थाना पुलिस द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें कोतवाली पुलिस द्वारा तथा फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया तथा शव को वास्ते पोस्टमार्टम मोर्चरी रवाना किया गया। और इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त राहुल राजपूत, जो कि फतेहपुर सीकरी का मूलतः निवासी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा कोतवाली पुलिस द्वारा इस प्रकरण में आगामी विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुझे तो पता नहीं, मेरे पास इसके ओनर का फ़ोन आया था कि तुम्हारी बहन, मतलब जो लड़का काम करता है उसने आके सरेंडर कर दिया, बस ये बताया था। इसके ओनर ने मेरे से यही कहा था। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बलिया से है, जहां रसड़ा थाना क्षेत्र के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कैंपस के अंदर एक खंडहर हो चुके भवन में देर रात एक युवती का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थित डायट बलिया के परित्यक्त भवन में एक युवती के द्वारा दुपट्टे से फांसी लगा लिए जाने की सूचना चौकी पकवाई नार को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना रसड़ा की फोर्स, क्षेत्राधिकारी रसड़ा और फॉरेंसिक बलिया की टीम पहुंची है, जिसके द्वारा मौका मुआयना किया गया है। सबको कब्जा पुलिस में लिया गया, उसका परीक्षण किया गया है और उसकी शिनाख्त कराई गई। जो मृतका है उसकी शिनाख्त प्रिया गिरी, जो पुत्री सुरेंद्र गिरी के रूप में हुई है, जो नरसिंहपुर मटिया गांव की रहने वाली है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। और अब खबर कासगंज से है, जहां सतयुग के श्रवण कुमार की तरह ही सावन मास में एक मिसाल बनकर उभरा है हाथरस जनपद का एक परिवार। जनपद हाथरस के गांव बुढ़ाईच निवासी राजकुमार अपने परिवार के साथ अपने अंधे माता पिता पोतीराम व अमान देवी को कांवड़ में बैठाकर गंगा स्नान कराने कचला गंगा घाट गए और अब उन्हें कांवड़ में बैठाकर वापस गांव ले जा रहे हैं। राजकुमार, उनकी पत्नी विमला देवी, बेटे निशांत, भतीजे योगेश, जितेंद्र और उनकी पत्नियां बारी बारी से कावड़ उठाकर हर दिन 20 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए 120 किलोमीटर की दूरी 6 दिन में पूरी करेंगे। इस श्रवण कांवड़ को देखकर लोग भावुक होते हैं और हर कोई परिवार की सराहना करता नजर आया। तुम लोग निकलो। तुम लोग सतयुग में तो आपने देखे होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कलयुग की। कलयुग में तो भाई श्रवण कुमार अपने दादा दादी को कांवड़ में बैठाकर गंगा स्नान कराकर अपने घर ले जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? लेकिन जो आप अपने दादा दादी को कांवड़ में ले जा रहे हैं, क्या समझ? इन्होंने बोला था कि हमको गंगा स्नान करना है,
तो हमने बोला चलो आपको गंगा स्नान गाड़ी करके नहीं आती है, कांवड़ यात्रा कराएंगे। गंगा नहा के हम उनको अपने गाँव में मंदिर पर जल चढ़ाएंगे। आप पहली बार लाए हैं या इससे पहले भी? नहीं, हमारी दूसरी कांवड़ है। हम पिछले कांवड़ में एक कांवड़ होती थी, हमने तब बोला था, लेकिन अब आपकी बार फिर हम अपने जो कर दिया। लगभग यहाँ से आपके गंगा स्नान से कचरा से और आपका गाँव कितने किलोमीटर? हमारे गांव से कचरा घाट कम से कम 125 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर। लगभग आप एक दिन में कितनी दूरी तय करते हैं और कैसे कितने दिन में पहुँचेंगे? हम लगभग एक दिन में 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, पर हमारा 5 ट्रेन का टारगेट है। मेरे साथ दादी मौजूद है। दादी, आपके पोते आपको कांवड़ लेके जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे साथ दादा अभी ये हमारे चाचा जी हैं। दादी मेरे माइक में दादा जी, क्या नाम है आपका? छोटिया। नाम जी, आपके पोता जो है नाती है, वो आपको कांवड़ लेके जा रहे हैं, बैठा कर ले जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? तो आवाज में करके मैं वीडियो बनाऊंगा दादी। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजू, आप जो यहाँ अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके बच्चे का काम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इनका? ये थे मेरे साथ कांवड़ ले जाने वाले पूरा परिवार, को उन्होंने बताया कि जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो कलयुग में इस समय बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको सेवा करनी चाहिए। आसान के लिए इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। चलना है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताओं के खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज दानी से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 184 पदों की संविदा नियुक्तियों और 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 14 जुलाई को निर्धारित कौशल परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले रद्द कर दी गई, जिससे प्रदेश भर के उम्मीदवारों में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि चयन समिति की लापरवाही से अपात्र उम्मीदवारों को शामिल किया गया। वहीं मेरिट में टॉप करने वाला मोहित अयोग्य निकला, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी। चर्चा में यह भी बताया गया कि पहले भी चतुर्थ श्रेणी की 88 नियमित भर्तियों में भी पासवर्ड हैक कर डाटा से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके चलते प्रक्रिया रद्द कर दी गई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने इन घटनाओं को बेरोजगार के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के पूर्व महापौर और अन्य कार्यकर्तागण मेरे पास जिला अस्पताल की और अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन देने पहुंचे हुए थे, जिसमें मुख्यतः जिला अस्पताल में जो चिकित्सकों की कमी है और उसके कारण जो उपचार में मरीजों को असुविधा होती है उसके बारे में, जो NHM की भर्ती होने वाली है उसकी प्रगति के बारे में, हमर क्लिनिक में चिकित्सकों की उपलब्धता के बारे में, और इसी तरह से जो अन्य जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की और एक मांग पत्र ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया है। को हम लोग लगभग 14-15 सूत्री मांगों को लेकर हमारे प्रभारी मतलब नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले जी, प्रेमलता साहू जी, राजेश यादव जी और पार्षद साथियों के साथ हम लोगों ने 14-15 सूत्री मांगों को लेकर आज CMHO साहब को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से हमर क्लिनिक का बंद होना, डॉक्टर का अभाव है, वहाँ फर्नीचर नहीं है, तो हमर क्लिनिक को जल्द से जल्द जो बंद है उसको चालू करने की मांग हम लोगों ने रखा है। दूसरा 184 पदों को NHM की भर्ती निकली थी, जिसको रातों रात कैंसिल किया गया अचानक से।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ के लगभग 18 लाख लोग इस योजना से वंचित रह गए थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 दिसंबर 2023 को भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के ठीक अगले दिन 14 दिसंबर को हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि 1.5 साल में भी सभी 18 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। गृह प्रवेश कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर दौरे के दौरान एक साथ 3 लाख आवासों का गृह प्रवेश कराया था। कांग्रेस की सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था और 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और 2023 के विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार का सबसे पहला काम होगा गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन पहला कैबिनेट में 14 दिसंबर 2023 को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोगों ने कैबिनेट में किया और जो राज्यांश होता है उसकी भी व्यवस्था की। और आज 1.5 वर्षों में सारे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आगे खबरों का सिलसिला शुरू करेंगी हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर है अंबिकापुर से, जहां पर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बदहाल स्थिति बारिश के बीच उजागर हो गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते अस्पताल की गैलरी और वार्ड में पानी टपक रहा है। कई जगहों पर फॉल सीलिंग गिर गई है, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज गीली फर्श और टपकती छत के नीचे बैठने को मजबूर नजर आ रहे हैं। अगली खबर है कबीरधाम कवर्धा जिले के खैरवार गांव में बुधवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव की 17 वर्षीय नाबालिग युवती की उसके ही घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों ने युवती के साथ दुराचार की आशंका भी जताई है, जिसको लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 10 से 12 बजे के बीच में अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर धारदार सब्बल से युवती के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो नाना खा देखी से देखे के बाद बुलाई से आए हन, आए के बाद का कहते देखे हन तो पड़े रही और इनमें ऐसे कपड़ा नहीं रही और राड में घुसे छे साबर में मारे हाँ कितना गहरा है? पूरा आर पार निकल गए। हाँ अभी भी देख सकता पड़े है। घटना को कौन को रही मकान में? अब वही बस रही अकेला, नहीं शक नहीं कखरू। हालत में अब वो कपड़े मेले नहीं रही, अब हो सकते कुछ भी हो सकता।
बिटिया है 17 साल की है करीब, तो वो अपने घर पे अकेली थी। उसके माँ बाप काम करने के लिए गए थे और उसका छोटा भाई अकेला घर पे था, वो भी स्कूल चला गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी शब्बल मार के उसके कोठार में ही हत्या कर दी गई है। इसी कारण से हम लोग विवेचना में आए हुए हैं और सारे तथ्यों का पता लगा रहे हैं और ऐसा लगता है कि शीघ्र ही आरोपी भी पकड़ा जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको अंबिकापुर से बताते हैं, जहां पर अखिल भारतीय और राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के द्वारा राज्य सरकार ने अपनी 9 सूत्रीय मांगें पूरी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन फेडरेशन के राष्ट्रीय निकाय के आह्वान पर जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया। प्रदर्शन में शामिल पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। फेडरेशन ने मांग की है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते को राज्य सरकार भी पेंशनर्स को प्रदान करे, ताकि महंगाई की मांग से राहत मिल सके। इसके अलावा सभी जिलों में पेंशनर्स कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, नियमित बैठकें आयोजित की जाएं ताकि पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान हो सके। ਫਿਰਨੀਆਂ 5-7 ਪਾਉਤਾ ਹੈ ਤੁਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਫੜਨਾ ਐਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਖਰੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। सुकमा जिले में हाल ही में कोंटा रेंजर महेश पासवान के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अपमान की घटना ने राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी है। इस मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष स्वयं मगम्मा और जिला पंचायत सदस्य गीता कवासी ने वनमंडल अधिकारी सुकमा से मुलाकात कर अपनी आपत्ति जताई है। जनप्रतिनिधियों ने कार्यालय में बैठकर इस अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी भी सार्वजनिक की है। इस दौरान उन्होंने रेंजर महेश पासवान के व्यवहार को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों से इस कार्रवाई की मांग भी कर डाली है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम हिसार से बताते हैं, जहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल जगबीर सिंह पानू की 2 नाबालिग छात्रों ने चाकू मारकर हत्या करते। इस दिल दहला देने वाली घटना से प्रदेश भर के शिक्षक और स्कूल प्रबंधन स्तब्ध हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों को प्रिंसिपल के द्वारा सख्त अनुशासन और गलत आदतों पर पाबंदी असहज लगी, जिसके चलते उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। प्रिंसिपल की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। यमुनानगर में निजी स्कूल संचालकों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है।
और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छांगुर धर्मांतरण सिंडिकेट पर एटीएस का भी शिकंजा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, छांगुर के 3 करीबियों को लेकर भी बड़ी जानकारी। मुख्य आरोपी रशीद से पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुणे में लैंड डील की भी एटीएस कर रही जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़े नेताओं की तस्वीरों का कर रहा था इस्तेमाल। छांगुर मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी। एटीएस का शिकंजा भी बढ़ता जा रहा है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, एटीएस का शिकंजा भी इस पूरे सिंडिकेट पर कसता जा रहा है। महाराष्ट्र तक इसकी जड़ें फैली हुई थी। कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, बताया जा रहा है पूछताछ में। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गरिमा, एटीएस और एसटीएफ की टीम लगातार धर्मांतरण सिंडिकेट के गिरोह पर परत दर परत इंक्वायरी कर रही है और तमाम लोगों को हिरासत में ली है। लेकिन अब एटीएस की सख्त कार्रवाई हुई है और इसमें बताया गया है कि छांगुर के करीबी जो 3 लोग हैं उनको एटीएस ने उठाया और उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें से एक नाम रशीद का है जो छांगुर का बेहद करीबी बताया जाता है। और साथ ही साथ पुणे और नागपुर में भी छापेमारी एटीएस की टीम कर रही है, जहां पर एक नाम सामने आया है ईदुल इस्लाम। जो एटीएस की एफआईआर थी उसमें आरोपी भी ईदुल इस्लाम को बनाया गया था और ईदुल इस्लाम नागपुर में बने कार्यालय में भारतीय प्रतिकार्थ सेवा संघ का जो राष्ट्रीय महासचिव था, उसका छांगुर प्रदेश अध्यक्ष था। अपनी संस्था के बैनर और पोस्टर की बड़ी संख्या राजनीतिक हस्तियों की तस्वीरें भी इस्तेमाल करता था ईदुल इस्लाम। और पुणे में छांगुर सिंडिकेट से जुड़े एक लैंड डील के मामले में भी जिसका नाम सामने आया है और उसी मामले को लेकर के एटीएस के अफसर इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ईदुल इस्लाम और जो रशीद है, इनसे पूछताछ के बाद एटीएस को बड़ी एक लीड मिल सकती है कि इस धर्मांतरण गिरोह का सिंडिकेट कितना बड़ा है, छांगुर का जो गिरोह है जमालुद्दीन का वो कितना बड़ा है और कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल शिवा, बने रहिएगा हमारे साथ में। आगे भी आपके पास लौटेंगे अन्य खबरों के साथ में। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें। छांगुर के 3 करीबियों को एटीएस ने पकड़ा, ये बड़ी जानकारी आपको बताए थे। और इसी पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेंगे। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। लखनऊ से ही एक और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। एसटीएफ ने छांगुर के भतीजे सोहराब को भी हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उतरौला में बुधवार की देर रात पहुंची थी एसटीएफ। बताया जा रहा है कि छांगुर के भतीजे को भी हिरासत में लिया गया है। रात करीब 11 बजे उतरौला बस अड्डे रोड पर टीम पहुंची थी और यहीं से हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे एक युवक से पूछताछ हुई। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें। युवक से पूछताछ के बाद साथ ले गई एसटीएफ। तो एसटीएफ भी लगातार एक्टिव है। एटीएस का भी शिकंजा कसा जा रहा है। शिवा हमारे साथ में है। शिवा, सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि छांगुर के भतीजे सोहराब को भी हिरासत में ले लिया गया है। अगर उससे पूछताछ होती है और ये सच खबर निकलती है तो वाकई बहुत बड़े खुलासे इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े बहुत जल्द हो सकते हैं। देखिए गरिमा, सोहराब वो शख्स है जिसको लेकर के तमाम अटकलें लगी हुई थी कि सोहराब की आखिरकार धरपकड़ कब होगी। और अब एसटीएफ ने कल देर रात बलरामपुर के जिले से अतरौला बस अड्डे के पास से एक युवक को हिरासत में लिया है। और सूत्रों के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सोहराब है, जो छांगुर का भतीजा है। और सोहराब के पास ऐसी कई जानकारियां हैं जो धर्मांतरण गिरोह के जो परत है उनको खंगालने के लिए एटीएस और एसटीएफ की टीम को बहुत मददगार साबित हो सकती है। और अब एसटीएफ की टीम छांगुर के भतीजे सोहराब को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ कर रही है। और अवैध धर्मांतरण का जितना भी सिंडिकेट है, सोहराब की मदद से न सिर्फ बलरामपुर जिले में बल्कि उत्तर प्रदेश और बाहरी राज्यों में पनपता आ रहा था। अब सोहराब को क्या कुछ पूछताछ में एसटीएफ की टीम को सफलता हाथ लगती है और सोहराब क्या कुछ चीजें जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो जांच एजेंसी है, उनको बताता है, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जहां बताया जा रहा है कि छांगुर के भतीजे सोहराब को हिरासत में लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे एक युवक से पहले पूछताछ की गई, बाद में उसे साथ ले जाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद से खबर, जबरन धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज हुआ। आरोपी आमिर हुसैन और उसकी बहन की गिरफ्तारी हुई है। गौरक्षक बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने भी दी ये बड़ी जानकारी, आपको हम बता रहे थे। लड़की ने ये दरखास्त दी है और उसने आरोप लगाए हैं, जिसमें 5 आदमियों के खिलाफ आरोप हैं, जिसमें से एक छांगुर बाबा के खिलाफ भी आरोप है और वो उस आरोप के आधार पर 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आदमी को और एक औरत को गिरफ्तार किया गया है। आदमी आमिर हुसैन आदमी का नाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार करने के बाद उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और इसके बाद उसकी पुलिस रिमांड पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद सारा मामला आपके सामने हम ला पाएंगे कि इसमें छांगुर बाबा का या किसी और धर्म परिवर्तन से संबंधित कोई मामला है या नहीं। क्या आरोप पीड़िता ने लगाए? पीड़िता ने जो है बलात्कार के आरोप लगाए हैं, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं और अपने आप को बंधक बनाए रखने के और अगवा करके ले जाने के आरोप लगाए हैं। लेकिन वो आरोप जो है अभी दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया गया, एक को रिमांड पर ले लिया गया, एक को गिरफ्तार करके आज पुलिस रिमांड लिया गया। उसमें यह है जी कि हमने कई मुकदमे दर्ज करवाए और हम चिंतित थे। ये लव जिहाद का बड़ा मैटर है। ये जो ये झिंगुर है, मेरे नजर में तो झिंगुर है। ऐसे जिहादी झिंगुर ना हर शहर में गली गली में झिंगुर भरे पड़े हैं और हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं बहन बेटी की लव जिहाद की, लड़ते रहेंगे। ये बहुत बड़ा पैमाना है और लड़कियों को ये तो झिंगुर पकड़ा गया जो सामने आ गया। लड़कियों को हमें पूरी अपडेट है, सऊदी अरब में शेखों को भेजा जाता है। बड़ी सप्लाई हो रही है हिंदू बहन बेटियों की। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे शरारती तत्वों पर निगाह रखे जो हमारे धर्म के जो आस्था हिंदू धर्म की बहन बेटियों को लव जिहाद के लिए ले जाते हैं और उसको बात दबाने की कोशिश होती है कि लव जिहाद नहीं है। ये लव जिहाद का मैटर है। पूरे विश्व को पता पड़ गया कि लव जिहाद का मैटर है। छोटे पजामे वाले, जाली टोपे वाले, इनकी एक ही किताब है लव जिहाद, जिसमें उसका रेट हुआ है हिंदू की, ब्राह्मण की, बनिया की, जाति की, दलित की, यानी सब हिंदू की बेटियों का रिपोर्ट कार्ड है। इस पे इतने पैसे मिलेंगे, इस पे इतने पैसे मिलेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, डिप्टी सीएम के प्रसाद मौर्य का राहुल पर ट्वीट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, असम के सीएम पर राहुल गांधी के बयान को लेकर ट्वीट किया गया। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से जमानत पर विचरण कर रहा गांधी परिवार, केशव की ओर से अहम बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल की धमकी दे रहे हैं। ये सारी बड़ी बातों का जिक्र केशव प्रसाद मौर्य के इस पोस्ट में। श्री गांधी परिवार की अहंकारी राजनीति के दिन अब लद चुके हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून में सुबह से हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नैनीताल समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अन्य जिलों में भी चमक के साथ तीव्र बौछारें, आकाशीय बिजली चमकने की जताई है आशंका। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादलों ने डेरा डाला। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। अहम खबर आपको हम बता दें, अन्य जिलों में भी तेज बारिश देखने को मिली है। खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों ने भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं अगर बात करें देहरादून की, तो यहां भी ग्राम गुजराड़ा करणपुर से प्रधान पद की उम्मीदवार सुमन राणा ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता गांव के सभी समस्याओं से निजात दिलाना रहेगा। विशेषकर महिलाओं के लिए वो अच्छा काम करेंगी, उनकी सभी समस्याओं को प्राथमिकता देंगी। गाँव में स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों के खेल का मैदान के लिए भी काम करेंगी।
और मैं यहाँ की हर मूलभूत सुविधाओं को, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए गांव वालों को या ग्राम सभा को, पूरी ग्राम सभा में हमारे 7-8 गांव हैं जिसमें हमारी एक ग्राम सभा बनती है। मैं चाहती हूँ कि पूरी ग्राम सभा का हम लोग एक जीर्णोद्धार करें ताकि हमारी एक ग्राम सभा आदर्श ग्राम सभा के रूप में जानी जाए। और काफ़ी बहुत सारी तकलीफ़ें भी हैं, स्वास्थ्य नहीं है हमारे गांव में, क्षेत्र में, मतलब पूरी ग्राम सभा में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई वो नहीं है, बच्चों के लिए खेलने कूदने का ग्राउंड नहीं है। ताकि मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे उसमें ग्राम सभा में खेलने बच्चों के लिए ग्राउंड बने, बैठने के लिए बने, हमारे यहाँ स्वास्थ्य का बने, ATM नहीं है, हमारी सुविधाएं नहीं है, लोग जा नहीं सकते। और जो हमें ज़्यादातर मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं जितने गरीब हैं, जो जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो जा नहीं सकते, विकलांग हैं, और ये जो विकलांग बच्चे विकलांग होते हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता, मेरा एक प्राथमिक वो रहेगा कि मैं उनकी भरपूर सेवा करूं और मैं उनको अपने स्तर पे उनके आधार कार्ड बनवाऊं, उनके लिए राशन कार्ड बनवाऊं, बिजली की कनेक्शन दिलवाऊं उनको। उनके घर में लाइट नहीं रहती, पहले जो प्रधान थे उनके राशन कार्ड नहीं बने, वो बेचारे कोई कान से नहीं सुनता, कोई चल नहीं सकता, तो उनका मेरा एक खास वो रहेगा उनके लिए, खास मतलब मैं चाहती हूँ कि उनके लिए एक स्पेशल मैं उनके लिए काम करूँ। गांव के लिए तो करूँगी, ग्राम सभा के लिए करूँगी। सड़कें टूटी फूटी हैं, कीचड़ हो रहा है, जंगलों का पानी आ रहा है, सब बहुत ही बुरी कंडीशन है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।